5 तरह के स्टैंडर्ड्स आईफैक की तरफ से इशू हुए हुए हैं। नंबर 1 ISA डील करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल। फिर ISRE रिव्यू एंगेजमेंट्स को डील करते हैं। ISAE अश्योरेंस एंगेजमेंट्स को डील करते हैं। अश्योरेंस का जिक्र हो नहीं गया, ऑडिट और रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू के अलावा बाकी तरह की जितनी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं उनको ISAE डील कर रहा है। देन ISRS रिलेटेड सर्विसेज, ISQC क्वालिटी कंट्रोल। खुशी की बात यह है कि ISAs के अलावा बाकी सारे गिनती के हैं, ISQC सिर्फ एक ही है और वो एक भी 220 की वजह से कवर हो जाता है। ISRS टोटल 2 हैं, ISRE भी टोटल 2 हैं और ISAEs 5 है। इन्हीं में से ही अदर वाले सवाल आते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे सिलेबस में 10 से 15 नंबर का पोर्शन डिफाइंड है कि उन्होंने वहां से पूछना ही पूछना है और सिलेक्टेड एरिया है। कभी आई के बहुत मूड में हो तो ओपन बुक सपोर्टेड सवाल आ जाता है, रिपोर्ट लिखवा लेते हैं या आपसे स्पेसिफिक प्रोसीजर पूछ लेते हैं कि ये सिचुएशन है, बल्कि 1-2 टाइम पीछे तो बहुत ही जज्बाती हो गया, डेफिनेशन ही पूछ ली बीच में से। और इंतहाई मजे की बात है कि वो बहुत गंदा अटेम्प्टेड सवाल था उस पेपर का, जिसमें उन्होंने किताब में से डेफिनेशन पूछी थी। बस एक दफ़ा पता लग जाता ना कि कौन से स्टैंडर्ड से पूछी है, ओए होए लोगों ने छाप देनी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अदर जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, उन गरीब को उसका वो फोकस ही नहीं मिलता, जो उसका एक वेटेज मिलना चाहिए वो वेटेज नहीं मिल रहा। ये बहुत मुश्किल एरियाज़ नहीं है, एक्स्ट्रा टेक्निकल एरियाज़ नहीं है, और जो इनमें से एक्स्ट्रा टेक्निकल है वहाँ से ICAP सवाल भी नहीं बना रहा। जिधर बहुत ज़्यादा गहराई इन्वॉल्व है तो वो उधर उतनी गहराई में आपको उतार भी नहीं रहा, वो बहुत ऑब्वियस लेवल पे, बेसिक लेवल पे चीज़ें पूछ रहा है। तो इस वक्त इस सेशन का टारगेट, ये सेशन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट रखें ताकि हमें सवाल जवाब के लिए ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाए। इस सेशन का टारगेट है कि हमने मैप बनाना है कि जो बाकी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है और किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे 5 तरह के स्टैंडर्ड में से ISQC को तो साइड पे कर दें, वो तो क्वालिटी कंट्रोल है। जिस भी तरह की असाइनमेंट हो उसमें अच्छी क्वालिटी कैसे होगी, जब आपकी फर्म अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, ये ओवरऑल फर्म लेवल। तो ISQC 1 को तो इस मैप से साइड पे कर देते हैं। अब रह गए 4 तरह के स्टैंडर्ड्स, ISA, ISRE, ISAE, ISRS। 3 इनमें से अश्योरेंस और अश्योरेंस जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ISA, ISRE। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ नहीं आ रही, अभी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अभी हर जगह आवाज़ है, आवाज़ क्लियर है। हम बात कर रहे हैं अश्योरेंस और अदर स्टैंडर्ड्स की। तो अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ISAE तो है ही अश्योरेंस के, लेकिन ये जो ऑडिट के स्टैंडर्ड और रिव्यू के स्टैंडर्ड है ना, इनके पीछे अश्योरेंस की वर्किंग ही चल रही होती है। तो 3 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो अश्योरेंस या अश्योरेंस जैसे हैं, और सिर्फ एक तरह के स्टैंडर्ड है जो नॉन अश्योरेंस है, यानी ISRS, और वो गिनती के 2 हैं। तो पेपर में कभी भी सवाल आए और आपने आइडिया लगाना हो कि ये कहाँ से आया है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये एश्योरेंस का स्टैंडर्ड है या नॉन एश्योरेंस का। मतलब जो सिचुएशन दी गई है, क्या इसमें ये एश्योरेंस की सिचुएशन है या नॉन एश्योरेंस की सिचुएशन है। नॉन एश्योरेंस है तो गेम बहुत आसान सी है, गिनती के 2 स्टैंडर्ड, उनमें से किसी एक जगह आपने लैंड करना है। अगर एश्योरेंस की है तो फिर सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जाहिर है ऑडिट का सवाल तो नाम से ही पहचाना जाएगा। तो अगर एश्योरेंस की है तो या रिव्यू की तरफ जा रही होगी या अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट की तरफ जा रही होगी। तो अगर हम इन सब का मैप समझ लेंगे तो गेम आसान हो जाएगी। लेकिन मैं इतनी देर से वर्ड एश्योरेंस नॉन एश्योरेंस बोले जा रहा हूँ, एश्योरेंस क्या है। एश्योरेंस का फ्रेमवर्क भी हमारे सिलेबस में है, एक दफ़ा उन्होंने कभी भूले भटके उसमें से भी सवाल पूछ लिया हुआ था। ये जो हमारी वो जो चौथी वाली किताब है जिसको कोई भी नहीं देख रहा होता, उसके अंदर क्वालिटी का फ्रेमवर्क है और एश्योरेंस का। क्वालिटी का फ्रेमवर्क ISQC 1 की वजह से समहाउ कवर हो जाता है या उसकी मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। एश्योरेंस का फ्रेमवर्क एक अलग से है। तो सबसे पहले हमें एश्योरेंस के फ्रेमवर्क को समझने की ज़रूरत है। ये फ्रेमवर्क समझ आएगा तो हमें एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस के दरमियान के फ़र्क समझ आ रहे होंगे। एश्योरेंस का मतलब है जब भी ऑडिटर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे कोई तसल्ली देना चाहे, जब भी एक सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल ऑडिट में होता क्या है, ऑडिट में एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर इज दैट थिंग, जो मुद्दा है जिस पे बात हो रही है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम किसी क्राइटेरिया से मैच करते हैं, किसी चीज़ से मैच करके देखते हैं कि सही है या नहीं। वो वहाँ क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब दोनों को मैच करते हैं तो हमें एक एविडेंस मिलता है कि वो सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। उस एविडेंस की बेस पर हम एक रिपोर्ट दे देते हैं।
अब इसमें 3 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है जिसने सब्जेक्ट मैटर तैयार किया होता है, फिर एक हम यानी कि प्रैक्टिशनर हैं जिसने ये बताना है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर सही से बनाया या नहीं बनाया, और ये सब हमने बताना होता है उन यूजर्स को जिनके लिए वो सब्जेक्ट मैटर तैयार हुआ है। अगेन, अश्योरेंस का मतलब है तसल्ली देना, ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तसल्ली देना। यानी ऑडिट अश्योरेंस की एक खास किस्म है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तसल्ली दी जाती है। अश्योरेंस दुनिया में किसी भी चीज़ पे तसल्ली देने को कह सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ पे तसल्ली देने को। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में ऑडिट की रिवीजन क्लास हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी एश्योरेंस हो सकती है। हो सकता है मैनेजमेंट वालों ने यहाँ इंतजाम किए होते, लैपटॉप लगाया होता, चीज़ें सेट की होती हैं, और मुझे बाहर से बुला के कहते हैं कि सर ज़रा बताएं इस कमरे में हमारी ऑडिट की क्लास हो सकती है नहीं हो सकती। तो ऐसे में मेरा सब्जेक्ट मैटर होता है इस कमरे के अरेंजमेंट्स जो कि क्लास के लिए हैं, और मैं उसे चेक करके इन्हें बताता कि आपने अपने अरेंजमेंट सही किए या नहीं किए। अश्योरेंस में होता क्या है? अश्योरेंस में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, कोई मैनेजमेंट या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ बनाया है, कुछ किया है, कोई वर्किंग है, कोई एक्टिविटी है, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट मैटर पे काम किया है। बाहर से एक बंदा आएगा और ये चेक करेगा कि इन्होंने अपना काम सही किया या नहीं किया, और ये वो बाहर के ही लोगों को या शायद कुछ और यूजर जो अंदर के हैं उनको रिपोर्ट करेगा कि इन्होंने अपना काम सही किया या नहीं किया। इसकी एग्जांपल देना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है जब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल वर्क के वाक़े के साथ रिलेटेड एक एग्जांपल कोट करता हूँ, बात बड़े आराम से समझ आ जाती है। हुआ ये कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ और उसके बाद से बच्चों को वालिदैन ने स्कूल भेजना रोक दिया। पूरे मुल्क में एक टेंशन फैल गई और 2.5-3 हफ्ते के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए, और उसके बाद कॉलेज वगैरह ओपन ही नहीं हो रहे थे, स्कूल ओपन नहीं हो रहे थे, और एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था गवर्नमेंट पे कि आप तो डर गए, दहशतगर्दों ने एक काम किया और आप इतने घबरा गए कि आप दोबारा। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी, हम ओपन करने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को, उन लोगों को जो कुछ रूल्स फॉलो कर ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्राइटेरिया भेजा तमाम स्कूल कॉलेजेस को। उन्होंने एक कागज़ भेजा, उस कागज़ पे लिखा हुआ था कि आपके इतने सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, आपकी बिल्डिंग से इतने फासले पे एक बैरियर होना चाहिए, इतने कैमरे लगे हुए होने चाहिए, आपकी दीवारें इस हाइट की होनी चाहिए और दीवारों पे खारदार तार होनी चाहिए। अगर आप ये इंश्योर कर दें तो हम आपको स्कूल कॉलेज खोलने की इजाज़त दे देंगे। अब कॉलेज और स्कूल वाले भी बड़े कमर्शियल लोग हैं, फ़ौरन से कह देंगे हाँ हाँ हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, खोल लें कॉलेज। ऐसा तो नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आएगा चेक करने के लिए। अब स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है कि उन्होंने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पे भी एक एश्योरेंस असाइनमेंट है। वो जो गवर्नमेंट का बंदा आ रहा है ना, वो एश्योरेंस देगा गवर्नमेंट को या वालिदैन को कि ये स्कूल इस काबिल है कि आप अपना बच्चा भेज सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर है स्कूल या कॉलेज के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का वो कागज़ जिसपे 7-8 रूल्स लिखे हुए हैं कि ये फॉलो होने चाहिए। और अब एविडेंस लिया जाएगा, यानी कि वो जो साहब आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो कॉलेज या स्कूल के सिक्योरिटी के मामलात यानी कि सब्जेक्ट मैटर को मैच करेंगे क्राइटेरिया से। वो कॉलेज की दीवार की हाइट देखेंगे और कागज़ पे लिखा देखेंगे कि 10 फुट की दीवार होनी चाहिए, वो कहेंगे ये तो 8 फुट की है, मज़ा नहीं आया। वहाँ पे लिखा होगा इतने कैमरे लगे होने चाहिए, जाके देखेंगे सब्जेक्ट मैटर में उतने कैमरे हैं या नहीं है, और ये सारी एक्टिविटी करके हासिल करेंगे एक एविडेंस। वो जो बंदा चेक करने आया उसके ज़िम्मे नहीं है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किसके ज़िम्मे है? स्कूल कॉलेज के ज़िम्मे। तो स्कूल कॉलेज वाले हो गए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और वो जो चेक करने आया है वो हो गया प्रैक्टिशनर। तो एक प्रैक्टिशनर ने रिस्पॉन्सिबल पार्टी के बनाए हुए सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करना है, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने भी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक सब्जेक्ट मैटर तैयार किया होगा। तो आपने काम नहीं करना, किसी के किए हुए काम को चेक करके बताना है उसने सही काम किया या नहीं किया। अश्योरेंस का बेसिक मतलब है किसी और के काम पे तसल्ली देना। अश्योरेंस काम करने को नहीं कहते, अकाउंट्स बनाने का अश्योरेंस नहीं कहते। किसी के बने हुए अकाउंट्स को चेक करते हैं अच्छे बने हुए हैं, ये अश्योरेंस है। अगर किसी स्पेशलिस्ट को बुला के कॉलेज वाले कहते तुम सिक्योरिटी के इंतजामात हमें कर दो, ये अश्योरेंस ना होती, ये नॉन अश्योरेंस होती। जब किसी और ने सब्जेक्ट मैटर बनाया और आप उसको चेक करके बताएं कि उसने सही काम किया या नहीं किया, ये अश्योरेंस कहलाती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी अरेंजमेंट कॉलेज ने क्राइटेरिया के मुताबिक किए, प्रैक्टिशनर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने आके एविडेंस हासिल किया और एक रिपोर्ट दी
ये रिपोर्ट दी उसने यूजर्स को, यूजर थी शायद गवर्नमेंट या वो पेरेंट्स जो डरे बैठे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाके सिक्योर है या नहीं है। तो 3 तरह के लोग होते हैं, एक ने वो काम किया होता है, एक वो काम चेक कर रहा होता है, और तीसरा वो बंदा होता है जिसके लिए ये एक्टिविटी हो रही होती है, जिसकी तसल्ली के लिए एक्टिविटी हो रही होती है। तो अश्योरेंस का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जब एक प्रैक्टिशनर आके तसल्ली देता है तो वो अश्योरेंस कहलाती है। और 3 पार्टीज होना भी बड़ा जरूरी है, एक ने वो काम किया हो, एक वो काम चेक करे, और एक के लिए ये सारी एक्टिविटी हो रही हो। अब इसी चीज को अगर हम ऑडिट पे पुट करें तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, जिन्होंने अकाउंट्स नामी सब्जेक्ट मैटर तैयार करना होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नामी क्राइटेरिया के मुताबिक। ऑडिटर नामी प्रैक्टिशनर आता है, ऑडिट एविडेंस नामी चीज हासिल करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रेमवर्क के साथ मैच करके, और एक ऑडिट रिपोर्ट देता है इंटेंडेड यूजर्स को। तो टेक्निकली ऑडिट भी तो अश्योरेंस है, ऐसे ही है। अश्योरेंस एक बड़ा वर्ड है, अश्योरेंस की असाइनमेंट्स में ऑडिट भी आ जाता है, रिव्यू भी आ जाता है, और अदर अश्योरेंसेस भी आ जाती हैं। तो जब हम अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो हमारी असम्पशन ये होगी कि ऑडिट और रिव्यू से हटके बाकी जितनी भी तरह की अश्योरेंसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट के जितने भी ISAs हैं टेक्निकली हैं तो वो अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स। तो अब अश्योरेंस के ISAE जो हम देखेंगे वो ऑडिट और रिव्यू से हटके बाकी जितनी भी तरह के सब्जेक्ट मैटर उनकी अश्योरेंसेस की बात। तो अब अगर मुझे कोई कहेगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरीफाई करो सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये भी तो अश्योरेंस है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि बताओ ये फोरकास्ट सही बना है या नहीं बना, ये भी तो अश्योरेंस है। अगर कोई कह रहा है कि इस कागज को वेरीफाई करो, इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो, इस चीज को चेक करो, इस चीज पे रिपोर्ट दो, तो ये सारी अश्योरेंसेस की असाइनमेंट है। तो नॉन अश्योरेंस कब होगी? जब मैं काम करूंगा, मुझे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, मुझे बुला के कहें कि आप अच्छे अकाउंटेंट हो अकाउंट्स बना दो, ये नॉन अश्योरेंस है। मुझे कहें ये ट्रायल पकड़ो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, नॉन अश्योरेंस है। मुझे कहें ये BRS ठीक कर दो, नॉन अश्योरेंस है। मुझे कहें टैक्स की रिटर्न फाइल कर दो, नॉन अश्योरेंस है। और मुझे बुला के कहें हमने फलाना से टैक्स रिटर्न भरवाई थी, बताओ सही भरी है या नहीं भरी। फर्क समझ आ रहा है? अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस को पहले सेग्रीगेट करना है। अगेन अक्सर लोग उलझ रहे होंगे कि हम बात को खींच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पेपर का सवाल नहीं पता लगना। तो अश्योरेंस का, और इसी बहाने पीछे हमारा अश्योरेंस का फ्रेमवर्क भी तैयार हो रहा है। तो अश्योरेंस का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे किसी भी क्राइटेरिया के मुताबिक एविडेंस हासिल करके रिपोर्ट दे दी जाए इंटेंडेड यूजर्स को, और प्रैक्टिशनर बता दे कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने अपना काम सही से किया या नहीं किया। ऑडिट एक खास किस्म की एश्योरेंस की असाइनमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। रिव्यू एक खास किस्म की एश्योरेंस असाइनमेंट है जिसमें सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। इन दो के अलावा किसी भी तीसरी किस्म की तसल्ली जब भी आई कि आप आपसे कहे आपने फौरन ISAE में चले जाना है। जब आप ISAE में जाएंगे तो वहाँ आपको 5 स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे। एक स्टैंडर्ड है जनरल और 4 हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के। अगर आप पहचान लेंगे ना उन चारों का स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो पेपर में उन 4 में से कोई होगा आप उस स्टैंडर्ड को ओपन करेंगे। उन 4 के अलावा कोई सा भी एरिया आएगा तो आप 3000 नामी स्टैंडर्ड जो कि जनरल बात कर रहा है उसकी तरफ जाएंगे। इसमें एक थोड़ी सी तकलीफदेह कहानी और भी है। जब हम अश्योरेंस को समझ लेते हैं ना तो अश्योरेंस की असाइनमेंट्स 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एंगेजमेंट और एक को हम कहते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डायरेक्ट एंगेजमेंट और अटेस्टेशन एंगेजमेंट, इस तरह के अजीबो गरीब से वर्ड आपको 3000 में भी नजर आएंगे, अश्योरेंस के फ्रेमवर्क में भी नजर आएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि खामखा 10-15 नंबर के लिए बंदा इतना क्यों सोचे। ये अच्छे खासे इजी नंबर होते हैं अगर आसान सवाल आ जाए। तकरीबन 50 to 60% सवाल मुश्किल नहीं होता, जवाब मुश्किल होता है, क्योंकि सवाल तो बड़ा सीधा। और मतलब कई दफ़ा उन्होंने पूरी रिपोर्ट छापने का कहा और एग्जामिनर कमेंट में कहा कि ओपन बुक के बाद अगर बच्चों ने गलत रिपोर्ट छापी है तो क्या करूं इन बच्चों का। तो एटलीस्ट इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारना, कम से कम हमें गेम समझ आनी चाहिए। ये अदर स्टैंडर्ड बहुत बुरे नहीं है, और जब आप इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें जो बड़े बड़े जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो आसान है, क्योंकि वो रेप्लिकेशन है किसी और डाटा की। डायरेक्ट एंगेजमेंट और अटेस्टेशन एंगेजमेंट, मैंने अभी ऑडिट का जिक्र किया, वो एक डायरेक्ट एंगेजमेंट है। मैंने रिव्यू का जिक्र किया, वो एक डायरेक्ट एंगेजमेंट है। लेकिन कभी कभी अटेस्टेशन एंगेजमेंट आती है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो वेरिफिकेशन है ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट होती है। अब ये डायरेक्ट एंगेजमेंट और अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या फ़र्क है? याद है भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था। मैं अगर आके अकाउंट्स देखूं और मैं कहूं इन्होंने बड़े अच्छे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ये डायरेक्ट एंगेजमेंट है। मैं अगर आऊं और मुझे कहा जाए कि आपने चीफ एग्जीक्यूटिव के क्लेम को वेरीफाई करना है, वो क्या क्लेम है? चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक कागज़ पे लिखा हुआ है कि मैं
यकीन से कह सकता हूँ कि ये अकाउंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, या मेरे ख्याल में ये अकाउंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। किसने कहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ने। और मैंने इस वक्त अकाउंट्स पे ओपिनियन नहीं देनी, चीफ एग्जीक्यूटिव के उस कागज़ पे ओपिनियन देनी है, उस स्टेटमेंट पे। तो जब मैं कह रहा हूं कि चीफ, मेरे ख्याल में चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये स्टेटमेंट अच्छी दी है, तो ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट है। मैं किसी और के डॉक्यूमेंट, किसी और के ओपिनियन, किसी और की अजर्शन, किसी और की स्टेटमेंट को ठप्पा लगा रहा हूं कि हाँ इसने अच्छी बात की है। प्रोसीजर तो पीछे सारे वही हैं। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का खुद ऑडिट करूं और एंड पे कहूं इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल सही बने हुए हैं, या फाइनेंशियल्स का पूरा ऑडिट करूं और किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की स्टेटमेंट को कह दूं इसने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी और स्टेटमेंट क्या थी? इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल्स ठीक बने हुए हैं। तो जब मैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ओपिनियन दे रहा होता हूं तो ये डायरेक्ट एंगेजमेंट होती है, और जब मैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन दे रहा होता हूं, अभी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या है? उस सब्जेक्ट मैटर पे किसी ने कोई तबसरा किया हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, तो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन पे अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूं तो ये कहलाएगी अटेस्टेशन। अब अगर मुझे कंपनी बुला के कहे कि बताओ हमने कोड सही से फॉलो किया या नहीं किया, तो ये कहलाएगी डायरेक्ट एंगेजमेंट, कि मैं आके चेक करूंगा क्राइटेरिया क्या होगा? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? कंपनी के डायरेक्टर्स की जो गवर्नेंस है, तो मैं कंपनी के डायरेक्टर्स की गवर्नेंस को मैच करूंगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से और कह दूंगा इन माय ओपिनियन कंपनी ने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया है। लेकिन मसला ये है कि असाइनमेंट ये नहीं होती। असाइनमेंट ये होती है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंप्लायंस विद कोड की एक स्टेटमेंट देनी होती है लॉ के मुताबिक। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहता है कि कंपनी के बड़े साइन करेंगे और एक अजर्शन देंगे कि उन्होंने कोड फॉलो किया है, और मुझे कोड वेरीफाई नहीं करना, मुझे ये वेरीफाई करना है कि उनकी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो जब मैं उनकी स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा हूं तो ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट कहलाएगी। सवाल स्टिल जो भी हैं आप साथ साथ नोट करते जाएं, आगे सवाल जवाब का हमारा सेशन आना है। तो जब सब्जेक्ट मैटर पे काम करूं और उसके ऊपर डायरेक्टली ओपिनियन दूं तो ये कहलाएगी डायरेक्ट एंगेजमेंट। जब सब्जेक्ट मैटर पे किसी के तबसरे को मैंने वेरीफाई करना है या उसको अटेस्ट करना है या उसको ओके करना है तो ये कहलाएगी अटेस्टेशन एंगेजमेंट। हमारे एश्योरेंस के जो 5 स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड दोनों तरह की उसको डील करता है और बाकी 4 में से 3 अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स हैं। अब ऐसे में अगर अटेस्टेशन एंगेजमेंट की ना समझ आ रही हो और आप स्टैंडर्ड खोलेंगे तो आप तो उलझ ही जाएंगे कि पता नहीं सब्जेक्ट मैटर क्या चीज़ है और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो दिस इज गुड टू एनालाइज कि सब्जेक्ट मैटर क्या और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या है। आई होप कि मोटी मोटी बात समझ आ रही है। अगर अकाउंट्स को चेक करूं और कहूं अच्छे अकाउंट्स बने हुए, डायरेक्ट एंगेजमेंट। किसी ने अकाउंट्स पे तबसरा किया और उस तबसरे को ओके करना है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। कोड मैंने चेक किया और मैंने कहा अच्छा कोड फॉलो हुआ है, डायरेक्ट एंगेजमेंट। कोड पे डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट दी कि हमने कोड फॉलो किया और मैंने उस स्टेटमेंट को ओके करना है, अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट में आप रिपोर्ट के साथ एक और स्टेटमेंट का तस्करा भी करते हैं और उसको भी साथ अटैच करते हैं कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर, तो नीचे सब्जेक्ट मैटर है, ऊपर स्टेटमेंट है और सबसे ऊपर मेरी रिपोर्ट है जो कि उस स्टेटमेंट को ओके कर रही है, ना कि उससे नीचे वाला सब्जेक्ट मैटर को। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को ओके कर रहा है उनकी स्टेटमेंट और उनकी स्टेटमेंट को मैं ओके कर रहा हूं, तो ये कहलाएगी अटेस्टेशन एंगेजमेंट। तो अक्सर जगह आपको नजर आएगा कि अटेस्टेशन एंगेजमेंट और यहाँ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन को यूं प्रेजेंट करेंगे तो वहां आपने परेशान नहीं होना। एक दफ़ा तो आपको अदर स्टैंडर्ड्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ तक हमने डायरेक्ट एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट और इससे पीछे हमने एश्योरेंस के कंपोनेंट्स पढ़े। अब अगेन अगर किसी जगह पे किसी सब्जेक्ट मैटर को हमने वेरीफाई करना हो और किसी और को बताना हो कि किसी और ने सही काम किया या नहीं किया, तो ये एश्योरेंस है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो ये एश्योरेंस असाइनमेंट नहीं है। अब मैंने अगर रिपोर्ट भी देनी हो, सब्जेक्ट मैटर भी मौजूद हो, क्राइटेरिया भी मौजूद हो, मगर जिसको रिपोर्ट देनी है वही काम कर रहा हो या मैं काम कर रहा हूं और मैंने अपने काम की रिपोर्ट देनी है, तो एश्योरेंस से कहानी बाहर चली गई। तो ये 5 एलिमेंट्स पूरे होने एश्योरेंस के लिए ज़रूरी हैं। ये जो सामने हम पढ़ रहे हैं ये एश्योरेंस का फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि एक एश्योरेंस असाइनमेंट, यही फ्रेमवर्क 3000 में भी रिपीट हुआ है, यही फ्रेमवर्क एश्योरेंस फ्रेमवर्क के जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी मौजूद है, लेकिन 3000 पढ़ने के बाद आपको ये फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। एश्योरेंस के लिए 3 पार्टीज का मौजूद होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन और इंटेंडेड यूजर्स अलग अलग लोग होने चाहिए। अगर जिन्होंने काम किया उन्हीं को बताना है उन्होंने सही काम किया या नहीं किया, तो फिर ये एश्योरेंस की तरफ नहीं चली जाएगी बात, ये फिर मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की असाइनमेंट उन्होंने हमें अभी तक नहीं बताई, या हम काम कर रहे होते हैं या किसी और के काम को चेक कर रहे होते हैं, हम इस तरह की असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं। वही बात है, जिसने काम किया वो आपको बुला के ये क्यों पूछेगा मुझे बताओ मैंने सही काम किया या नहीं किया।
कोई और बॉडी होगी जो हमें कहेगी कि इसने सही काम किया या नहीं किया। यहाँ तक अश्योरेंस का फ्रेमवर्क और अश्योरेंस की दो मशहूर किस्में, हम उस पर फिर रीजनेबल और लिमिटेड अश्योरेंस के ऊपर तो मेरे ख्याल में डिबेट की ज़रूरत नहीं। रीजनेबल अश्योरेंस जिसमें पॉजिटिव ओपिनियन देते हैं कि इन माय ओपिनियन चीज़ें इस तरह से हैं, और लिमिटेड में आप नेगेटिव अश्योरेंस दे रहे होते हैं कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव, यानी कि आप थोड़ा सा महदूद लेवल पे अश्योरेंस दे रहे होते हैं। अब इसको देखते हैं, हमारे पास दो हैं ISRE 2400 2410, मैप बनाना ज़रूरी है। अश्योरेंस के हैं 5 स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड सर्विसेज हैं 2। ये 3 तरह के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो अदर स्टैंडर्ड्स के अंदर हम कैटेगराइज करें। ISQC1 हमें टेंशन नहीं देता, और ISA तो हम मुसलसल टेंशन लेते ही आ रहे हैं। तो गेम इन 3 की कि इनमें क्या क्या है, 2400 क्या है, 2410 क्या है, और 2400 और 2410 पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए। इंतहाई मज़े की बात है जब इन्होंने ऑडिट के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स बना दिए ना, इतनी अच्छी वर्किंग कर ली, तो इन्होंने अपनी उस क्यूमुलेटिव नॉलेज को यूज़ किया रिव्यू के स्टैंडर्ड्स बनाते हुए, अश्योरेंस के स्टैंडर्ड बनाते हुए। देखिए कहानी तो वैसे ही है, जब अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है तो जिस तरह से ऑडिटर आया था वैसे रिव्यूअर आएगा, वैसे ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट होगी, वैसे ही प्री कंडीशंस होंगी, वैसे ही एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी, वैसे ही रिस्कों को देखा जाएगा, वैसे ही प्रोसीजर लगाए जाएंगे। हाँ, प्रोसीजर्स कम डिटेल के लगाए जाएंगे मगर लगाए ज़रूर जाएंगे। तो वैसे ही प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे, वैसे ही गोइंग कंसर्न को देखा जाएगा, वैसे ही सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देखा जाएगा। तो अगर आपने स्टैंडर्ड्स को एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, मैं आपको स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स का कौन कौन सा एरिया आपके लिए ज़रूरी है। अगर उस ISA कि वो एरिया देख लिया आपने, तो आपके लिए 2400, 2410 और 3000 ये 3 अच्छे खासे बड़े स्टैंडर्ड हैं, तकरीबन आधे हो जाते हैं सदर वाली किताब के। ये सारे के सारे आपके लिए इजी हैं क्योंकि ये तकरीबन रेप्लिका हैं पीछे वाली चीज़ों के। तो ऐसे में एक डॉक्यूमेंट जो आपको हेल्प करेगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ISRE रिव्यू एंगेजमेंट 2400 का बाकी ISS के साथ सिमिलैरिटीज़ या क्रॉस मैपिंग। मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का तरीका आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट एक दफ़ा यूज़ करेंगे आप बड़ी तेज़ी से 2400 को देख लेंगे। ISA यहाँ तरतीब से ISAs आ रहे हैं 200, 210, 210, 210, 220, ISQC1, 230, 240 इस तरह से करके। इन स्टैंडर्ड्स में ये हेडिंग्स हैं: कंडक्ट ऑफ एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद ISA, कंप्लाइंग विद दिस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, स्केप्टिसिज्म जजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। 210 की प्री कंडीशन वाली बात, एडिशनल कंसिडरेशन वाली बात, एग्रीइंग द टर्म्स वाली बात। इन ISAs की ये वाली बातें आप अगर एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो तकरीबन इनका रेप्लिका ISRE के इन पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। सिंपल, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो इतने मुश्किल हालात में घबराना नहीं है सुन के जी रहे हैं। तो ये तो मैंने फिर भी बात कहने का मतलब है कि आपने ISRE को स्किम करने से पहले एक दफ़ा इन ISAs की ये वाली हेडिंग्स को एक दफ़ा देख लेना और इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। ये ISAs आप तैयार भी कर रहे होंगे साथ साथ। जब आप इनकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो फिर आपने सिर्फ क्रॉस मैपिंग करनी है, आपका तकरीबन पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। सिवाय प्रोसीजर वाले पैराग्राफ के बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पूरे 2400 में सिर्फ प्रोसीजर का पैरा 48 गालबन वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट को जोड़ के कहानी बता दी। कभी भी पूरे ऑडिट की कहानी शॉर्ट अल्फाज में एक ही गो में पढ़नी हो ना, ISRE 2400 पढ़ लें और बस ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर बोलना शुरू कर दें और अल्लाह से तौबा करें कि मैंने ऑडिटर का लफ्ज़ नहीं बोलना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैं, फ्रेमवर्क उसी तरह से है, तो गेम काफ़ी हद तक उसी तरह से है। जब अश्योरेंस में जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बजाय सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे, फ्रेमवर्क के मुताबिक बजाय क्राइटेरिया बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ये ISAs के ये एरियाज़ में वो पैराग्राफ्स, यानी जब आप ये एरियाज़ पढ़ के 2400 पे आएंगे तो आपने सिर्फ स्किम करना है, तेज़ी से देखते जाएंगे तो पूरे ISRE में आपको सिवाय प्रोसीजर वाले पैराग्राफ के और कोई काम का पैराग्राफ ही नज़र नहीं आएगा। ये पहली स्लाइड है 2400 की, आगे 330 के ये वाली चीज़, 330 का ये डॉक्यूमेंट, 450 की हेडिंग, 560 के सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात, 550 के अंदर 570 के गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, 600 के कंपोनेंट, 700 में कंसिडरेशन ऑफ फ्रेमवर्क। ये सारे एरियाज़ के अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है तो सिंपली ये पैराज हैं जो आपने, यानी कि क्रॉस मैप बन गया और आपका तकरीबन सारा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। तो ज़िंदगी में एक दफ़ा कम से कम स्टैंडर्ड को देख ज़रूर लेना है, ये हौसला लेने के लिए कि हाँ मुझे 2400 आता है। 2400 का हमें सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए।
2400 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिव्यू की बात कर रहा है। हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की बात करते हैं, 2400 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिव्यू की बात कर रहा है। अब ऐसे में 2400 और 2410 का फ़र्क समझना ज़रूरी है। अगर इन दोनों का फ़र्क समझ आ जाए तो सवाल अगर हम लेके गए इस साइड पे और हमें पता लगा कि रिव्यू है तो रिव्यू दो में से किसी एक ही तरह का हो सकता है। दूसरा 2410 में ये पैराज इन स्टैंडर्ड्स के इन एरियाज को पढ़ने के बाद तकरीबन वो वाली ही चीज़ें हैं। अगर आपने वो एरियाज एक दफ़ा, पहली वाली लिस्ट सबसे बड़ी लिस्ट है, अगर उन एरियाज की बेस पे अगर एक दफ़ा पढ़ लिए हैं वो वाले स्टैंडर्ड्स के वो एरियाज, तो देन आपने सिर्फ इन पैराज को एक दफ़ा स्किम करना और आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो 2410 के अंदर सिलेक्टेड प्रोसीजर्स इंक्वायरी वगैरह के और एंड पे एनालिटिकल प्रोसीजर का एक अपेंडिक्स दिया हुआ है। उसके अलावा मोर और लेस वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉपी पेस्ट ही है। जी अगेन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये वाले पैराज देखेंगे ना तो ये तो आपको टोटल उसी तरह से, जो बाकी वाले पैराज हैं उसके बीच में मेनली वो प्रोसीजर्स वाली नई चीज़ें हैं। कहने का मतलब है ये वाली चीज़ें ऑटो पे एड्रेस हुई हुई हैं, तो जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप कम से कम पढ़ने से पहले उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये एरिया मुझे पहले से आता है। उससे क्या होगा, दरमियान के जो गैप्स होंगे आप सिर्फ उसको पढ़ रहे होंगे एडिशनल नॉलेज के लिए, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 2410 मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया है। पेपर में इस सवाल को गलत करने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि लोगों ने जब किताब तो पढ़ी नहीं होती अदर स्टैंडर्ड वाली, तो वो डर रहे होते हैं कि मैं पता नहीं कोई गलत बात ना कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ा ही नहीं स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ हो ना तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड की स्किमिंग करने का मैं टोटका बता रहा हूँ कि आपने अगर ये चीज़ें ऑलरेडी मार्क कर ली तो फिर जो रिमेनिंग गैप बच जाएगा वो ना होने के बराबर होगा। तो 2400 और 2410, लेकिन असल सवाल क्या है, असल सवाल ये कि दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। 2400 और 2410, 2410 की अजम्पशन है कि कंपनी का ऑडिटर कंपनी का रिव्यू कर रहा है, वही ऑडिटर जिसने ऑडिट किया है ना वही रिव्यू कर रहा है। जबकि 2400 की अजम्पशन है कि ऑडिटर नहीं, एक और इंडिपेंडेंट शख्स आया है जो कि रिव्यूअर है, जिसको हम प्रैक्टिशनर कह रहे हैं। यानी 2400 में रिव्यूअर के लिए वर्ड प्रैक्टिशनर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 2410 में ऑडिटर इस्तेमाल होगा। ऑडिटर का अब ये मतलब नहीं कि वो यहाँ ऑडिट कर रहा है, हम इसलिए उसे ऑडिटर कह रहे हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। हम कह रहे हैं ये सेम ऑडिटर जिसने ऑडिट किया था, जबकि वहाँ वो हमारा ऑडिटर नहीं है। तो अगर हम किसी बाहर के एक बंदे को बुला के कह रहे हैं आओ ज़रा हमारा रिव्यू तो कर दो, तो वो 2400 के मुताबिक कर रहा है। और जब हम अपने ही ऑडिटर से कह रहे हैं कि तुम रिव्यू करो तो 2410। एक और फ़र्क भी है, 2400 में हम फुल ईयर के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जबकि 2410 में हम इंटरम या सिलेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब बड़ी शर्त क्या है, मतलब एक शर्त तो ये है कि उधर फुल ईयर है और इधर सिलेक्टेड है, दूसरी शर्त ये है कि यहाँ प्रैक्टिशनर है हम, यहाँ ऑडिटर है। बड़ी शर्त है ऑडिटर। अब अगर इनको क्रॉस कर दें, फर्ज करें कि हम कहें ऑडिटर नहीं है मगर इंटरम इंफॉर्मेशन है, तो वो 2400 में जाएगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थिंग है 2410 लिखा हुआ ही ऑडिटर के कॉन्टेक्स्ट में है। यानी इसमें अंडरस्टैंडिंग और बाकी फेजेस पे इतना टाइम लगाया ही नहीं है। उन्होंने अजम्पशन ली है कि एक भाई साहब ने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम किया, 2-3 महीने गुजरे, हाफ ईयरली आ गया रिव्यू। तो वही जो हमारा ऑडिटर है जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स तक काम करता आ रहा था, उसने 1.5-2 महीने की एडिशनल चीज़ों पे काम करना और रिव्यू कंप्लीट कर लेना है। जबकि 2400 में एक फ्रेश नया बंदा है जो हमारा ऑडिटर नहीं था। तो इसी तरह से 2400 और 2410 ये इन स्टैंडर्ड्स की शुरू के 3-4 पैराज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वो अपने स्कोप को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। रिव्यू 2400 हो या 2410 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इसका सब्जेक्ट मैटर कोड छोड़ और इस तरह की चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिलेक्टेड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो ये जहन में रखना है कि अश्योरेंस से इसका सब्जेक्ट मैटर फ़र्क है। इसका सब्जेक्ट मैटर या तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इसका सब्जेक्ट मैटर कोई और थियोरेटिकल चीज़ नहीं है। अब पेपर में अगर वो कहें कि एक बंदे ने आपको कहा है कि मेरी किताब अच्छी बनी हुई है, नहीं इसको ज़रा रिव्यू तो कर दो, तो चाहे लफ्ज़ रिव्यू उसने इस्तेमाल किया है, वो रिव्यू की असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि रिव्यू की असाइनमेंट का सब्जेक्ट मैटर हमें क्लियर है, या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अगर मुझे कोई कहे किताब का रिव्यू करो तो वर्ड रिव्यू से कंफ्यूज नहीं होना। किताब नामी सब्जेक्ट मैटर इन दो में नहीं है। जब इन दो में नहीं है तो मैं एश्योरेंस के स्टैंडर्ड में जा, क्योंकि ऑडिट में भी नहीं है, तो मैं एश्योरेंस के 5 स्टैंडर्ड में देखूंगा कि बाकी 4
कि जो सब्जेक्ट मैटर है उनमें से तो नहीं कहीं किताब लिखा हुआ, और अगर कहीं नहीं लिखा तो इसका मतलब है वो जो एक जनरल स्टैंडर्ड है ना जो सबको डील कर रहा है, मैं उधर चला जाऊंगा। वो कौन सा 3000, अभी अश्योरेंस की तरफ भी आते हैं। यहां तक 2400 और 2410 की हम कहानी देख रहे थे। अगर हम ISRS की बात करें, रिलेटेड सर्विसेज की बात करें, रिलेटेड सर्विसेज सिर्फ दो हैं, यानी कि जब भी आपको सवाल में नजर आए कि आपने किसी पे एश्योरेंस नहीं देनी है, आपने कोई काम करके देना है, कोई फैक्चुअल फाइंडिंग करके देनी है, कुछ डाटा बना के देना है, किसी डाटा पे तज्जिया करना है, डाटा के ऊपर वर्किंग करनी है, आपने कुछ काम करना है, तो वो इन दो में से किसी एक ही तरफ आ सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का स्कोप भी बड़ा क्लियर है, यानी पेपर में एलिमिनेशन मेथड बड़ा आसान सा। उन्होंने आपको कहा ये सिचुएशन है, जरा रिपोर्ट बना दो, या सिचुएशन है बताओ क्या प्रोसीजर लगाओगे। पहली चीज ये है कि वो सिचुएशन रिलेटेड सर्विस है, एश्योरेंस है। एश्योरेंस है तो फिर अगला सवाल ऑडिट तो नहीं है, जाहिर है, वरना तो फौरन पता जाता। तो या रिव्यू है या अदर एश्योरेंस है, और रिव्यू तभी होगा जब उन दो में से कोई एक फ्रेमवर्क वो सब्जेक्ट मैटर हो। एश्योरेंस के 4 हमें सब्जेक्ट मैटर पता है, 5वें में तो रिलेटेड सर्विस 2 तरह की हैं, 4400, 4410। 4400 बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, कोई ज़्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, सीधा सीधा सा स्टैंडर्ड है। इसने आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बताए हैं फैक्चुअल फाइंडिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जबकि ISRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट का जिक्र करता है। दोनों में फ़र्क है। क्लाइंट आपसे कहे ये सोर्स पकड़ो, मुझे डाटा तैयार कर दो, कंपाइलेशन है। वो आपसे कहे ये वर्किंग बना दो, ये चीज़ कंप्लीट कर दो, इवन वो आपसे कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, ये कंपाइलेशन है। अगर वो आपसे कह भी देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क बना दो, और आप बना भी दें, जिम्मेदारी आपने फिर भी नहीं लेनी। आप पता है क्या कहेंगे, हमें मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के प्रोसेस में असिस्टेंस के लिए बुलाया था, हमने असिस्टेंस दी और चले गए, जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी। चाहे पूरे फाइनेंशियल बना के दे दो, वो कहें साइन करें, आप कहें नहीं साइन मैं नहीं करूंगा, बना दिए आप साइन करो। जैसे उन्होंने साइन किया आपने रिपोर्ट में लिख दिया इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने थोड़ी सी मदद की थी। ऑडिटर या सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदारी तो लेता ही नहीं। तो कंपाइलेशन का स्कोप इज कि आपको कोई डाटा दिया होगा जिसकी मदद से आपने कुछ बनाना होगा, आपने सब्जेक्ट मैटर तैयार करके देना होगा, आपने कोई वर्किंग, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन पे आप उनको कोई वर्किंग बना के देंगे, तो वो कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट के अंदर कुछ पैराज इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप खास तौर पे देखेंगे तो इसके स्टैंडर्ड की मेन सेंस पता लग जाएगी। और देन एंड पे अब जाहिर है चूंकि यहाँ से अगर किताब में सवाल आता है और वो कभी कभी रिपोर्ट पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इन स्टैंडर्ड्स के एंड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो ISRS 4410 है, इसके एंड पे एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है और 5 मुख्तलिफ तरह की कंपाइलेशन रिपोर्ट्स हैं। तो मल्टीपल तरह की सिचुएशंस हैंडल हो सकती हैं। एक दफ़ा ज़िंदगी में कम से कम वो रिपोर्ट्स की शक्ल ज़रूर देखी हुई हो कि पता हो कि अगर इस तरह का इशू आए तो मैंने यहाँ आना है और यहाँ से मुझे रिपोर्ट मिल सकती है। कई दफ़ा उन्होंने रिपोर्ट्स बनवाई हैं और अक्सर जगह लोगों ने गलत रिपोर्ट बनाई है, तो कभी कभी इधर से बहुत आसान नंबर भी मिस हो जाते हैं, इसलिए कि कभी किताब उठा के नहीं देखी होती और डर लग रहा होता है कि पता नहीं मैं गलत बात ना कर दूं। तो कंपाइलेशन के अंदर एंगेजमेंट लेटर और 5 कंपाइलेशन की रिपोर्ट्स और ये वाले पैराज इंपॉर्टेंट है, समझना बड़ा ज़रूरी है कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट का स्कोप क्या है, ताकि आप अच्छी तरह से पेपर में सवाल आए तो पहचान सकें कि ये कंपाइलेशन है। दूसरा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जिनको फैक्ट फाइंडिंग भी कहा जाता है। क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे ये चीज़ ढूंढ दो, मुझे ये चीज़ इन्वेस्टिगेट कर दो, मुझे इस चीज़ की तलाश है, मुझे ये वाली वर्किंग ढूंढ दो, मुझे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दो। तकरीबन ऑडिट नेचर के प्रोसीजर्स आप लगाते हैं उनके बताए गए चीज़ों पे, उनके बताए गए तरीके से। अगर मुझे वो कहे ना ऑडिट कर दो तो मैं आऊँगा, मैं अपने तरीके से ऑडिट करूँगा। अगर सवाल मुझे कहे कि क्लाइंट ने आपको बुलाया और उन्होंने कहा कि उनको डेटर के अकाउंट्स में किसी खास चीज़ को वेरीफाई करवाना है, अब अगर उन्होंने किसी खास चीज़ को वेरीफाई करवाना है तो यहाँ तक तो बात ओके है, और वो कहेंगे जी उन्होंने आपको कुछ तरीका बताया जिस तरीके के मुताबिक आपने वेरीफाई करना है, तो बस फिर कहानी यहीं पे आ गई। अगर वो तरीका ना बताते ना और मुझे कहते हैं डेटर के अकाउंट कुछ ऑडिट कर दो, मैं चला जाता 800 वाली सीरीज़ की तरफ कि मेरे से स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करवा रहे हैं। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट करवा रहे हैं लेकिन प्रोसीजर वो बता रहे हैं, तो ये कहलाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जिसमें उनके बताए हुए प्रोसीजर पे उनको रिपोर्ट देनी होती है। तो जब भी वो आपको सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई और आपको कहा गया हो कि क्लाइंट ने आपको एक खास पैटर्न में उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का कहा है और उसकी रिपोर्ट बनाने का कहा है, तो देन आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की तरफ आ सकते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हमने किस तरह से लेके चलना होता है, वो क्या चीज़ें हैं और हमने किस तरह से फैक्ट्स को
रियलाइज करना होता है, हमने किस तरह से बताना होता है। तो इसकी एक ही रिपोर्ट है, मगर उस एक रिपोर्ट में आपको कंप्रीहेंसिव वर्किंग मिल जाती है। आईकैप अक्सर ही वाली रिपोर्ट बनवाता है, तो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको ऑब्वियसली खुद लिखने हैं गिवन सवाल से, लेकिन उसका स्टार्टिंग, उसकी एंड, उसका फॉर्मेट वो आपको तकरीबन 40% ऑफ द नंबर तो दे ही देता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि 4400 का स्कोप क्या और 4410 का क्या है। और अगेन ये इस वक्त 5 मिनट में समझ आने वाली बात है भी नहीं, मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेशन का बेसिक मकसद है कि आप आज अगर हम महीने पहले पेपर से फ्री हो गए हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि बस इसकी बेस पे आपने पेपर देना है। आपने माइंड बनाया, अब आप जब स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो आप एक मैप बना के जाएंगे पेपर में, ताकि ये 10 से 15 नंबर का सवाल अगर पूरे नंबर नहीं भी दे सकता तो आधे से ज़्यादा नंबर तो दे दे। जो बिला वजह एंड पे छूट जाता है सवाल, उससे बेहतर है कि कम से कम हमें पता हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछली 5 में से कम 3 दफ़ा ओपन बुक को सपोर्ट करता हुआ सवाल आया है। ओपन बुक सपोर्ट होती है, जितने लोग कहते हैं ना कि पेपर जनरल आया, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने वो स्पेसिफिक चीज़ ही नहीं पढ़ी होती, जिसके बाद उन्हें वो स्पेसिफिक तरीन चीज़ जनरल लगना शुरू हो जाती है। तो अगेन सवाल आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, हमने आखिरी टाइम तो रखा हुआ ही है। 3000 की बात करते हैं। अब हम आ गए अश्योरेंस की तरफ। अगेन अश्योरेंस के स्टैंडर्ड बनाते हुए भी उन्होंने ऑडिट के स्टैंडर्ड जैसी चीज़ें यूज़ की, मगर कुछ अल्फाज को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जगह सब्जेक्ट मैटर बोल दिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जगह क्राइटेरिया बोल दिया, मैनेजमेंट की जगह रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोल दिया, ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वही ऑडिट के स्टैंडर्ड्स की वही वाली चीज़ें देखेंगे तो आपको इतने सारे पैराग्राफ्स, आप अश्योरेंस का स्टैंडर्ड 3000 देखना शुरू करेंगे, आप देखते चले जाएंगे, आपको लगेगा आप ऑडिट की कहानी पढ़ रहे हैं। इनको ऑडिट के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे बनाने आते थे, इन्होंने वही नॉलेज उठा के उसके अल्फाज चेंज करके उसको अश्योरेंस के ऊपर फिट किया। 3000 की दुख देने वाली बात यह है कि इसके एंड पे रिपोर्ट नहीं है। और आई के अपने 3000 की रिपोर्ट 2-3 दफ़ा पूछी है, वो भी बड़े से आने, उन्हें पता है जहाँ रिपोर्ट नहीं है वहाँ मज़ा आएगा। मगर 3000 अकेला थोड़ी, इसके साथ 3-4 और भाई भी हैं, उनके एंड पे रिपोर्टें भी हैं। तो 3000 की रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर ओपन है ना, उनके डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर है, वो रिपोर्ट पकड़े हैं, उसमें से सब्जेक्ट मैटर गायब करके इनके ग्लोबल लफ्ज़ या सवाल में जो दिया हुआ है डाटा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड की अपने अंदर मुख्तलिफ जगह पे रिपोर्ट की वर्डिंग और उसके फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। अगेन इसको एक दफ़ा देखेंगे डिटेल से तो आपको आइडिया होगा। तो 3000, 2400 और 2410 इन तीनों से कभी भी नहीं डरना। किताब का आधा यही तीनों ले जाते हैं और ये तीनों के तीनों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से चीज़ें रेप्लिकेट करके बनाए हुए हैं। तो अगेन एक मैप आपके सामने है कि वो वाले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का ये एरिया अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसकी सेम रिजेंबलिंग रिक्वायरमेंट आपको इन पैराग्राफ्स में मिल जाएगी। और ये स्लाइड आपके पास डाउनलोडेबल फॉर्म में, आप इसको रख के तो कभी भी 3000 पढ़ने से पहले एक दफ़ा ये वही टेबल है, ये एक ही टेबल से मैंने तीनों डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो 2400 सबसे बड़ा टेबल था। तो अगर आप 2400 वाले स्टैंडर्ड और उनके आगे वाली जो रिक्वायरमेंट है एक दफ़ा उनको असल वाले आईएसए में जाके पढ़ लेंगे ना, तो 2400 को स्किम करते हुए भी बड़ा अच्छा लगेगा, 2410 को भी स्किम करते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, और 3000 को स्किम करते हुए बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर फिर भी घबराहट हो कि पता नहीं है तो धोखा हो गया, पता नहीं ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन वाले टाइम पे आपको एक वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा। उस वेबसाइट पे अदर अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसके ऊपर बड़ी डिटेल से बहस है कि स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें करना क्या है, किस तरह से करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वाले टाइम पे हम आगे चलते हैं। अब आ गई 3000 सीरीज़ की बाकी चीज़ें। देखिए 3000 सीरीज़ में 5 स्टैंडर्ड, 3000 है जनरल, किसी भी किस्म की एश्योरेंस। तो आपने क्या करना है, स्टेप 1 पहले जो सवाल दिया हुआ है देखना है कि वो नॉन एश्योरेंस है या एश्योरेंस है। नॉन एश्योरेंस है, बहुत आसान हो गई गेम, 2 में से एक फैसला करना होगा, उन 2 में से कौन सा, तो उन दोनों के सब्जेक्ट मैटर अच्छी तरह से पता होने चाहिए। जब नॉन एश्योरेंस है और जब एश्योरेंस है तो ऑब्वियसली ऑडिट की तरफ तो आपका ध्यान नहीं जाएगा उस तरह के सवाल को देख के, क्योंकि आप ऑडिट तो या रिव्यू होगा या एश्योरेंस होगा, और रिव्यू के भी अगर आपने 2 समझे हुए हैं तो वो भी एलिमिनेट हो गई गेम। तो जब वो 2 नहीं है तो इन 5 में से कोई एक, इन 5 में से कौन सा, 4 के सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड है। तो अगर उन 4 के सब्जेक्ट मैटर की आपको समझ आ जाए और सवाल में वो चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है वो कंफर्म 3000 में जाके आंसर होगा। पता नहीं मैं आपको बात बता पा रहा हूँ या नहीं, उम्मीद है इस टाइम पे तो चीज़ें आपको बड़ी मज़े की लग रही हैं, जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर है। लेकिन मेरी अजम्पशन ये है कि आपके पास अभी 1 महीना, और मेरी अजम्पशन ये है कि आपने पढ़ना छोड़ नहीं देना। ये 4
ये 4 अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और इसके अंदर इसके एंड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसमें काम की चीज़ या जो मेन कंटेंट्स है या मेन चीज़ जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो कौन सी है। 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन चारों के ना अपने अपने सब्जेक्ट मैटर है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी फ्यूचर का कोई फोरकास्ट आपके सामने हो, फ्यूचर की कोई प्रोजेक्शन आपके सामने हो, जब भी अगले 5 साल, अगले 2 साल, अगले 6 महीने व्हाट्सोएवर, जब भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्यूचर की, अगर वो कहें फ्यूचर में हमारा इरादा ये है कि हम लोन लेंगे, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी आपको कोई प्रोजेक्शन दी जाए, जब भी आपको कोई फोरकास्ट दिया जाए, जब भी कोई वर्किंग दे और वो कहें जरा इसके ऊपर प्रोसीजर लगाओ आईकैप को, इन सब में ये बहुत पसंद है। जब भी वो आपको डाटा दें और कहें कि इस डाटा के ऊपर आपने अश्योरेंस देनी है या इस डाटा को ऑडिट करना है, तो आपको ये बात समझ आती है कि जो ऑडिट है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हिस्टोरिक, गुजरी हुई, गुज़िश्ता। तो जब भी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड ऑडिट भी बोल देंगे ना, तो आपने यहीं आ जाना है, क्योंकि वो फ्यूचर को यही एक स्टैंडर्ड डील कर रहा है। इस स्टैंडर्ड में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फोरकास्ट और प्रोजेक्शन का फर्क पता होना चाहिए। फोरकास्ट क्या होता है, गिवन एम्पेरिकल डाटा आपके पास मौजूद होता है, पिछले 5 साल से सेल्स में हर दफ़ा 5% इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इस दफ़ा भी 5% इंक्रीमेंट आएगा, ये फोरकास्ट है। फोरकास्ट के पीछे कुछ साउंड बेसिस है, फोरकास्ट के पीछे एक पॉइंट एस्टीमेट होता है, ये आपका बेस्ट एस्टीमेट होता है कि चीज़ें ऐसी जानी चाहिए। प्रोजेक्शन में थोड़ी हाइपोथेटिकल अजम्पशन ज़्यादा होती हैं, शायद अगले 2 साल में ऐसे हो जाए। जिन कंपनियों की फिजिबिलिटी, एक कंपनी बनी नहीं और आप कह रहे हैं अगले 5 साल में ये कुछ कर लेगी, ये प्रोजेक्शन है। एक बनी हुई कंपनी पिछले 5 साल से कुछ करती आ रही है और आपने कहा इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले 2 साल ये कर लेगी, ये फोरकास्ट है। अगेन मतलब इस वक्त इतनी ही बात हो सकती है, लेकिन वो वाली वीडियोस में भी और इन स्टैंडर्ड में भी जब आप जाके देखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है ये वाला, मुनासिब सा स्टैंडर्ड है, मगर इसमें बड़ी काम की बात है और आईकैप को अच्छा खासा पसंद भी है। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो चीज़ काम की थी, दैट वाज फोरकास्ट और प्रोजेक्शन का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में 2 फोल्ड ओपिनियन, आप एक ही रिपोर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की एश्योरेंसेस देते हैं। इसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना बड़ा ज़रूरी है। रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे होता क्या है, ये जो फोरकास्ट या प्रोजेक्शन है ना, ये कुछ अजम्पशंस की बेस पर बनी होती हैं और आपको पता है अजम्पशन सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर नेगेटिव एश्योरेंस देता है कि नथिंग हैज़ कम टू माय अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि इन अजम्पशंस में कोई मसला है। उन अजम्पशंस पे पॉजिटिव ओपिनियन नहीं देनी, क्योंकि अजम्पशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, मतलब वो उतनी साउंड चीज़ नहीं है कि उसके ऊपर मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकूँ। तो मैं कहूँगा मुझे अजम्पशंस में गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। स्टेप 2, उन अजम्पशंस की बेस पे बने हुए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, उन अजम्पशंस की बेस पे बना हुआ ये फोरकास्ट अच्छा है, उन अजम्पशन की बेस पे बना हुआ ये प्रोजेक्शन अच्छा है। मतलब पॉजिटिव एश्योरेंस अबाउट मेकिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, नेगेटिव एश्योरेंस अबाउट assumptions behind the document। तो आप इसकी रिपोर्ट में पहले नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं assumptions के ऊपर और फिर पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं उस वर्किंग के ऊपर। हम मैप समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी assumption मैं बार बार कह रहा हूँ, पता लगे कि आप कहें चलो समझ आ गया अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम आपने जाके उसको स्किम करना है और मैंने आपको बताया कि वो उसके ऊपर वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आपके पास मौजूद होंगी और यहाँ से भी डाटा लेके आपने एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। ये 10 से 15 नंबर ख़राब नहीं करने, बिला वजह ख़राब हो जाते हैं। और यकीन माने आप थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे ना, बड़े खुशी से नंबर देंगे, क्योंकि करता ही कोई अच्छा ऐसे तो एग्जामिनर भी ना उसकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये कौन सा जन्नती आदमी है जिसने इस सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ है। पॉइंट है अनेक्जर, दुख की बात ये है कि इसके एंड पे अनेक्जर कोई नहीं है। अक्सर लोग जो है वो पेपर में अगर खुदा ना खास्ता आइडेंटिफाई कर लें कि वो 3400 से जवाब देने लगे हैं, तो जल्दी से आते हैं, वो कहते हैं टीचर्स ने बताया था कि एंड पे अनेक्जर दिए हुए होते हैं, सवाल में आया रिपोर्ट बनाओ, फ़ौरन से खुश होकर गए, स्टैंडर्ड खोले, एंड पे गए, अगला स्टैंडर्ड शुरू, अनेक्जर तो है कोई नहीं, फंस गए। तो उस वक्त हार्ट अटैक की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। पैरा 28 और 29 में दोनों रिपोर्ट के पैटर्न दिए हुए हैं पूरे के पूरे, फोरकास्ट की ओपिनियन भी, प्रोजेक्शन की भी, पूरी 100% रिपोर्ट दी हुई है। तो कोई घबराहट वाली बात ही नहीं है। तो वही बात है, जिसको समझ होगी, अब जो सही जगह पहुंच भी गया वो अपनी ज़ाती नादानी की वजह से खामखा मिस कर सकता था। तो ऐसे में अनेक्जर मौजूद नहीं है, बट यू मस्ट नो के पैरा 28 और 29 और उसके बाद पैरा 30 के आसपास कुछ और पैराज में कुछ मज़े की कंसिडरेशन हैं, वो भी देखने वाली हैं। काश हमारे पास ज़्यादा टाइम होता, हम सारे स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं डिटेल से, लेकिन मैं मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कम से कम मैप बनाने की कोशिश करूँ। डिटेल पे तो आप लोग माशाल्लाह से सियाने हैं ही।
इसकी तरफ सबसे एंड पे आते हैं, इस पे लड़ाई झगड़े हो जाने बहुत ज़्यादा। ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट। ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट का पर्पस और डिफरेंट टाइप की इमिशंस आपको पता होनी चाहिए। ICAP स्टैंडर्ड की गहराई में नहीं उतर रहा, उन्हें पता है कि ये बच्चों को भी नहीं खैर मतलब समझ तो उन्हें ये लगता है कि ये शायद बच्चों को नहीं समझ आया, तो बच्चों को अगर पूछेंगे तो बच्चे बेचारे मायूस हो जाएंगे। हो सकता है जिसने पूछना है उसको भी थोड़ा सा अभी ज़रा मतलब उस सवाल को डेवलप करते हुए जो है ना, तो वो सोच रहा होगा कहीं ऐसा सवाल ना बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में ये चीज़ इतनी कॉमन है नहीं। ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट एक बड़े विदेशी से सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, बड़े फरंगी सा इसमें मामला है। दुनिया भर में टेंशन ये है कि पोल्यूशन इतनी बढ़ क्यों रही है, पाकिस्तान में टेंशन ये है कि बारिश क्यों नहीं हो रही, जल्दी से स्मॉग तो ख़त्म हो। मतलब हमने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन तो करनी नहीं है। दुनिया इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंस है, और इतनी टेंस है कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे काफ़ी काम कर लिया। काम तो हमने भी बहुत किया। ICAP ने हमारे सिलेबस में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डाली, और हमारे टीचर ने हमें कहा 5 नंबर का सवाल आता है, कभी कभी आता है, छोड़ दो। और टीचर ने नहीं भी कहा तो हमने तो छोड़ ही दिया। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक बड़ा मज़ेदार सा एरिया है। आपकी एथिकल, हमारे इदारों की कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं। तो होता ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट तरह की इमिशन से अपने इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेज है उनको तबाह कर देती है, जैसे कि ऑक्सीजन। अगर आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट हिट कर रही है। फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो तो डायरेक्ट हिट कर रही है, तो इमिशन है ही है। आप जो कागज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में, वो कागज़ किसी दरख्त का कत्ल करके आया है। कोई दरख्त मरा है तो उसके अंदर से ये कागज़ निकला है, तो वो जो आपने कागज़ यूज़ किए हैं उसने भी इन्वायरमेंट को डैमेज किया, लेकिन लेवल 2 थोड़ा सा पीछे इनडायरेक्टली। मगर जो फैक्ट्री से धुआं निकला उसने डायरेक्ट हिट किया। फिर एक तीसरा लेवल भी है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपकी किसी मीटिंग के लिए दूसरे शहर गए, एक हवाई जहाज़ में बैठ के, वो हवाई जहाज़ इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा था। तो वो जो इन्वायरमेंट जितनी डैमेज हुई, इसमें पर यूनिट एक डैमेज आपके उस मीटिंग की वजह से भी हुआ है। अगर दुनिया वाले अपनी मीटिंग्स कम कर दें और फ्लाइट्स कम हो जाएं तो इन्वायरमेंट डैमेज होना भी कम हो जाए। तो इसका मतलब है कि वो उस फ्लाइट पे जाते हुए आपकी कंपनी के लोगों की वजह से भी इनडायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट कुछ नुकसान हुआ इन्वायरमेंट को। तो ये दो तीन तरह की मिशन, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। तो इस स्टैंडर्ड के एंड पे उन्होंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि ये अलग अलग तरह की मिशंस क्या हैं। अब ऐसे में क्या होता है, दुनिया के मुल्कों में लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की ये इमिशंस और इन सारी चीज़ों को बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं हमने अपनी इन्वायरमेंट को इतना डैमेज किया और हमने अपनी इन्वायरमेंट को इतना सुधारा भी। अब इन्वायरमेंट को डैमेज किया कौन बताएगा और इन्वायरमेंट को सुधारा कौन बताएगा, ये तो कोई भी नहीं बताना चाहेगा। ऑडिटर आएगा, चेक करेगा कि जो उन्होंने बताया वो सही है या नहीं। ऑडिटर उनकी ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट को अटेस्ट करेगा। सब्जेक्ट, हाँ, यहाँ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट को ऑडिटर अटेस्ट करेगा, तो वो शख्स जो आएगा वो देखेगा कि इन्होंने, अब दुनिया में क्या है, उन्होंने क्या किया, डराने के लिए फाइन्स एंड पेनल्टीज रख दी। उन्होंने कहा आप अपनी ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट बनाएं, आप अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करें, और आपने जितने यूनिट एनवायरनमेंट को डैमेज किया एज पर दैट डाटा जो आपने प्रेजेंट करना है, जो ऑडिटेड डाटा होना चाहिए, उसके मुताबिक एनवायरनमेंट को आपको उतना रिस्टोर करना होगा। उतने दरख्त लगाने होंगे, उतनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको मिलियंस में फाइन हो जाएगा। अब ऐसे में यही होगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो तो रुल गया, एनवायरनमेंट तो खूब डैमेज कर रहा है मगर एनवायरनमेंट को बेहतर तो कर ही नहीं सकेगा। तो फिर उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बना दी पॉइंट्स की। कुछ छोटे बिजनेसेस को कह दिया कि तुम लोग एनवायरनमेंट को बेहतर करो और पॉजिटिव में पॉइंट अर्न कर लो। जब उनके पास पॉजिटिव पॉइंट होंगे और उनके पास नेगेटिव पॉइंट होंगे तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, उस एक्सचेंज पे जाके उन छोटी कंपनियों से पॉइंट परचेज करेंगे और बताएंगे कि हम इतने पॉइंट्स खुद से सेट कर सके, इतने हमने परचेज करके रिडीम करवा ले। टेक्निकली क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट को अगर 10 लोग मिलकर ख़राब कर रहे हैं तो वो जितनी ख़राब कर रहे हैं उन्होंने उसको स्टेबल करना है, उनमें से 3-4 बहुत अच्छा स्टेबल करते हैं और इतना स्टेबल करते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी कमा लेते हैं, और जो नहीं कर पाते उनको वो पॉइंट बेच देते हैं। तो इससे
जितने लोगों ने जितनी इन्वायरमेंट डैमेज की होती है उससे थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में हम आ जाते हैं, अदरवाइज उनको पेनल्टी पड़ेगी। तो जब उन्हें पेनल्टी पड़ेगी तो वो अकाउंट्स में झूठ बोलने की कोशिश करेंगे अपनी रिपोर्ट में। यहाँ आएगा हमारा ऑडिटर जो उन्हें झूठ नहीं बोलने देगा। तो हमारे ऑडिटर को पता होना चाहिए कि स्कोप इमिशंस क्या हैं। अब ये बड़ा गहरा सा एक फ्रेमवर्क है, मतलब ये एक बड़ा एक हैवी सा एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सवाल उस तरह से नहीं बना रहे, क्योंकि ये एरिया पाकिस्तान में काफ़ी अननोन एरिया है। बट इसका जो थीम है वो ये है कि आपको पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट पता होना चाहिए और डिफरेंट टाइप की इमिशंस के बारे में पता होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड के एंड पे आपको डिफरेंट स्कोप इमिशंस का एक एनेक्जर मिल जाएगा जिसमें एक डायग्राम और उन्होंने एक्सप्लेनेशन से समझाया है कि स्कोप 1, 2 और 3 इमिशंस किन किन को कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि स्कोप 1 है आपका डायरेक्ट धुआं, स्कोप 2 है वो जो पेजेस वगैरह यूज करने की वजह से इनडायरेक्टली, और स्कोप 3 है कि इतना इनडायरेक्ट कि आपका जो मीटिंग की वजह से जो बंदा निकला वो जिस हवाई जहाज पे बैठा उसने जो कंज्यूम किया या जिस गाड़ी पे, यानी अगर आपने यही ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली होती तो शायद आप एनवायरनमेंट को थोड़ा सा इनडायरेक्टली बचा जाते हैं। तो दुनिया इतना केयर भी करती है, जब इतना केयर करती है तभी अपने मुल्कों को साफ रख पाते हैं। हम उस तरह से केयर नहीं करते। तो अगेन इससे पहले कि आप लोग बहुत इमोशनल हो जाएं, बहरहाल ये एक सब्जेक्ट मैटर है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, शायद आपको अजीब सा लगे मगर है ऐसा ही। फिर बात करते हैं कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। मैंने आपको बताया ना कि आप अगर सब्जेक्ट मैटर समझ लेंगे ना तो बहुत आसान है। पेपर में आपने देखना है इन 4 में कोई नहीं, वेरी गुड, अदर एश्योरेंस 3000 में चला जाएगा, 3000 के मुताबिक उसका जनरल सा आंसर हो जाएगा। कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में एक वर्किंग कभी कभी शेयर करनी होती है, कब? जब आप किसी बिजनेस को एक्वायर करने जा रहे हो। मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान का सेकंड स्केड्यूल है कंपनी लॉ का, वो हमें प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स बताता है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हो तो आप प्रोस्पेक्टस में एक रिपोर्ट दोगे उस कंपनी के पिछले 5 साल के अकाउंट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने 5 साल के एडजस्टेड अकाउंट्स जिसमें आप कहोगे कि अगर 5 साल पहले मैंने वो कंपनी परचेज की होती तो आज मेरी ये सिचुएशन होती। बात समझ रहे? हमने एक कंपनी को एक्वायर करना है, जिसको एक्वायर करना भी एक्वायर नहीं करना, एक्वायर करने के लिए हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं आओ पैसे दो, जब पैसे आएंगे तो हम इसको एक्वायर करेंगे। अब एक इन्वेस्टर को जब आपने बताना होता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप किसी को कहते हैं यार ये ज़मीन खरीद लो, वो कहते हैं ये तो 1 करोड़ की ज़मीन है मैं क्यों खरीदूँ, तो आप कहते हैं अगर 5 साल पीछे खरीदी होती ना तो तुम 80 लाख रुपये प्रॉफिट कमा चुके होते, 5 साल पहले 20 लाख की थी। तो कहता अच्छा हाँ ये तो खरीदने वाली चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद फिर मुझे कह रहा हो कि यार उस वक्त करोड़ की थी तो मैं कहा था अब तो 5 करोड़ की हो गई है। तो इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने का एक तरीका ये होता है कि आप उनको पास्ट में ले जाके कहते हैं कि अगर हमने उस वक्त ये किया होता तो आज हमें इतना फ़ायदा हो गया होता। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर पाकिस्तान के लॉ में, ये मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, दुनिया भर में प्रोस्पेक्टस में आप इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स डालते हैं जो यूजर्स को मोटिवेट करते हैं कि अगर ये ट्रांजेक्शन आज नहीं पास डेट में हुई होती तो उसके बाद आज हमारी ये पोजीशन होती। तो यूँ समझिए एक डॉक्यूमेंट है जिसपे कंपनी की आज की पोजीशन और उसके साथ एक कॉलम आ रहा है जिस कॉलम में कंपनी की एडजस्टेड पोजीशन अगर वो सब हो गया होता। तो जो आज की पोजीशन है उसका तो ऑडिट हुआ हुआ है। ये जो हम एज्यूम पोजीशन बता रहे हैं उसके पीछे एक वर्किंग है। ये जो एज्यूम पोजीशन के मुताबिक जो अमाउंट्स आ रही हैं ये है प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड है। तो इस स्टैंडर्ड में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते कैसे हैं। फिर पाकिस्तान की जो लोकल एग्जांपल मैंने आपको दी है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉ ने आपको बताया कि चीज़ें किस तरह से, इसके एंड पे आपको जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ। यानी अब हमने क्या करना होगा, हमने देखना होगा कि क्या पिछले 5 साल के सब्सिडरी के अकाउंट्स भी ऑडिटेड होंगे, हमारे अकाउंट्स भी ऑडिटेड होंगे, मगर पिछले 5 साल का उनका डाटा हमारे डाटा के साथ यूं करके दिखाया जाए कि अगर 5 साल पहले हमने उन्हें खरीदा होता तो सिनर्जी के साथ आज की डेट तक हमारी क्या पोजीशन होती। तो वो जो एक नई वर्किंग बनी है ना, जो आखिरी कॉलम बना है जिसमें वो ख्वाब है कि अगर ऐसा हो गया होता तो यूं हो गया होता, वो जो वर्किंग तैयार हुई है जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल से निकल रही है वो वर्किंग सही तैयार हुई है या नहीं, इसके ऊपर आपने यहाँ पे एश्योरेंस देनी है। अब आप ये देखेंगे कि ये इतना स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है कि पेपर में मिस कर ही नहीं सकते आप उसको। आपको इतने हिंट ज़रूर देने पड़ेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं करीब करीब पहुंच जाएं। अगर इतने हिंट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है ठीक है वो चाह नहीं रहा यहाँ से आंसर हो, आप फिर सादा 3000 में जाके आंसर कर दें। तो आई होप कि कुछ ना कुछ इसकी बात आपको समझ आई है। फिर आते हैं तकलीफ दे चीज़ पे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाने वाला काम या कंट्रोल्स का कुछ हिस्सा आउटसोर्स करते हैं।
आपने सुना होगा एक एक्सपर्ट, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट को अकाउंट्स बनाने में जो शख्स अकाउंटिंग या ऑडिट की नॉलेज के अलावा हेल्प करता है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। फिर एक होता है ऑडिटर एक्सपर्ट, ऑडिटर को ऑडिट करते हुए अकाउंट्स या ऑडिट की नॉलेज के अलावा किसी चीज़ में जो हेल्प करता है वो ऑडिटर एक्सपर्ट होता है। तीसरी है सर्विस एंटिटी। सर्विस एंटिटी है जो मैनेजमेंट को उनका काम, वो जो प्रेमाइज वाली जिम्मेदारी है, अकाउंट्स वो बनाएंगे, कंट्रोल्स उनके जिम्मे हैं, तो वो एंटिटी जो किसी यूज़र को, यानी उनके लिए तो यूज़र एक कंपनी है ना, जो किसी यूज़र को आउटसोर्सिंग या वो वाले काम करके दे दे जो उनका मेन काम है। जैसे आई के अपने एक दफ़ा पेपर में सवाल बनाया था कि एक कंपनी ने अपना पेरोल आउटसोर्स किया हुआ है। अब पेरोल अकाउंट्स का फंक्शन है, तो अगर आपका अकाउंट्स का फंक्शन या आपका कोई ऐसा काम जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट ने नहीं किया, किसी और एंटिटी ने किया है, तो जिस एंटिटी ने वो सर्विस प्रोवाइड की होती है उसको हम सर्विस एंटिटी कहते हैं, और जिस यूज़र कंपनी ने वो सर्विसेज यूज़ की होती हैं उसको यूज़र एंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर्विस एंटिटी ने आपके इदारे के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं, ऑडिट आके चेक करता है यूज़र एंटिटी को। अगेन वो जो मैं वीडियोस को रेफर करूँ, मैंने पूरा मैप बना के समझाया हुआ है डिटेल से आधे पौने घंटे में। इस टाइम पे तो हम एक स्कोप सा मैप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा ये कि एक यूज़र एंटिटी का ऑडिटर आएगा, यूज़र ऑडिटर कहलाएगा। वो उनका ऑडिट करते हुए जब पेरोल का ऑडिट करने लगेगा तो पता लगेगा पेरोल तो इन्होंने बनाया ही नहीं, पेरोल तो किसी और ने बना के दिया है। वो जो किसी और ने बना के दिया, उन्होंने वहाँ बैठ के बड़े अच्छे कंट्रोल्स एक्सरसाइज करके इनको पेरोल बना के दिया है। अगर वाकई उसने अच्छे कंट्रोल्स एक्सरसाइज करके पेरोल बना के दिया और वो स्पेशलिस्ट हैं तो फिर इनका पेरोल अच्छा है। तो अब मुझे इनका ऑडिट नहीं करना है, मुझे उनका इन पे लगाए गए कंट्रोल्स को ऑडिट करना है। मैंने पूछा वो कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो फ्रांस में होते हैं, वहाँ से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आपने कहा तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। एक काम करो, उस सर्विस एंटिटी के ऑडिटर से कहो कि वो मुझे उनको ऑडिट करके भेजें। सर्विस एंटिटी से हम कहेंगे कि जी आपने हमारे पेरोल, हम इस कंपनी के पेरोल को अप्लाई करते हुए आपने क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, वो हमें एक लिस्ट भेज देंगे। वो कहेंगे ये 20 कंट्रोल्स हैं, ये हमने आपकी कंपनी पे अप्लाई किए हैं। अगर ये 20 कंट्रोल वाकई अप्लाई हुए हैं तो शायद हमारा पेरोल अच्छा है, मगर इन 20 कंट्रोल को मैं तो ऑडिट ही नहीं कर सकता। उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी है, स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा उनका ऑडिटर मेरी ही फरमाइश पे। तो यूज़र एंटिटी का ऑडिटर फरमाइश करेगा यूज़र एंटिटी से कि तुम अपनी सर्विस एंटिटी से कहो, अगर आप समझ पा रहे हैं तो सर्विस एंटिटी से कहो कि वो अपने सर्विस ऑडिटर को कहे कि वो एक रिपोर्ट बना के दे जो रिपोर्ट यूज़र ऑडिटर को पहुंचाई जाए। तो इसमें 4 लोग आ गए, यूज़र एंटिटी, यूज़र ऑडिटर, ये लोग हैं सादा शरीफ लोग, ये ऑडिट वाले हैं। ISA 402 डील करता है इन लोगों को, यूज़र एंटिटी और यूज़र ऑडिटर को। यूज़र ऑडिटर के कहने पे यूज़र एंटिटी ने सर्विस एंटिटी को कहा कि तुम अपने सर्विस ऑडिटर से वो स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल ऑडिट करवाओ। तो जो सर्विस एंटिटी के सर्विस ऑडिटर ने ऑडिट की वो है 3402। तो सर्विस का ऑडिटर जो उनके कंट्रोल्स को ऑडिट करके बता रहा है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कंट्रोल्स की वो सही है, ये भी अटेस्टेशन एंगेजमेंट है। इस सर्विस एंटिटी ने जो स्टेटमेंट दी है ना यूज़र एंटिटी को कि मैंने ये कंट्रोल आपके ऊपर लगाए हैं, इसको चेक करेगा सर्विस ऑडिटर, और सर्विस ऑडिटर उसको चेक करेगा एज पर 3402। वो रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट जाएगी यूज़र ऑडिटर के पास, और यूज़र ऑडिटर ISA 402 के मुताबिक अपना ऑडिट कंप्लीट करेगा। ये है लेवल 1। इसमें फिर एक लेवल 2 और लेवल 3 आता है। लेवल 2 ये आता है कि इसमें जो हमने रिपोर्ट का जिक्र किया ना, कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। अभी पेपर में सवाल आया था टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है। अब ऑब्वियसली टाइप 1 टाइप 2 काश कंट्रोल F का फीचर पेपर में मौजूद हो, कंट्रोल F करके बंदा ढूंढ ले। अब जो स्टैंडर्ड में कभी पहुंचा ही नहीं उसको क्या पता कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। हाँ, तो 3 नंबर से 3 नंबर माइनस हो गए। उसके साथ एक और 3 नंबर का भी सवाल था जिसमें कार्व आउट मेथड और इंक्लूसिव मेथड था, वो भी चला गया। उसके साथ 5 नंबर का एक और सवाल था, वो भी चला गया। और ये सब ओपन बुक वाले सवाल थे। और उसके बाद लोग कहते हैं जी मैं 43 पे रह गया, तो मुझे दुख नहीं होगा। नहीं, असल में बात यह है कि एक सवाल की बेस पे हम जज नहीं कर सकते कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हाँ, एक सवाल खराब करने से हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक सवाल सही करने से ज़रूरी नहीं कि हम पास भी हो जाएं। तो मतलब अगर एक बंदा रह गया है और उसने ये सवाल अच्छा किया था तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस सवाल में उसके नंबर भी घटे हैं। तो अगर एक बंदा कहे सर मैंने तो अच्छा लिखा था, इस सवाल मुझे क्यों फेल किया? भाई आपने 3 नंबर का सवाल अच्छा किया था, मुझे क्या पता 97 नंबर के पेपर के साथ क्या मामला है। तो पॉइंट इज कि टाइप 1 टाइप 2 पहला लेवल समझ आ गया, यूज़र, यूज़र ऑडिटर, सर्विस एंटिटी, सर्विस ऑडिटर।
सर्विस एंटिटी यूजर एंटिटी को जब स्टेटमेंट देती है ना कि मैंने आपके ऊपर ये कंट्रोल्स रखे हुए हैं, तो जब वो कहती है ये कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मेरे ये कंट्रोल्स हैं, तो वो टाइप 1 रिपोर्ट होती है विच इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। और जब वो कहते हैं कि ये कंट्रोल्स हमने थॉरोली थ्रू आउट द टेन्योर आप पे इंप्लीमेंट करके रखे, तो वो टाइप 2 रिपोर्ट कहलाती है। तो जब वो टाइप 1 स्टेटमेंट देंगे तो ऑडिटर टाइप 1 रिपोर्ट देगा, जब वो टाइप 2 स्टेटमेंट देंगे तो ऑडिटर टाइप 2, यानी कि उसके सिर्फ अल्फाज का फर्क है। और हमें टेंशन लेनी नहीं अल्फाज की, स्टैंडर्ड के एंड पे सारी बातें दी हुई हैं, सारे अल्फाज सारी कहानियां दी हुई हैं, सिर्फ हमें स्कोप समझ आ जाए कि बात है क्या। टाइप 1 टाइप 2 समझ आया? वही तो बात है ना, टाइप 1 तो कह रहा है कि कंट्रोल्स हैं या नहीं, मतलब हमने ये कंट्रोल्स लगाए। टाइप 2 कह रहा है हमने ये कंट्रोल सही से लगाए, मतलब एक है एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल और एक है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, के कंट्रोल सही काम भी कर रहे थे। एक है हमारे इस डेट पे जो आप हमसे पूछ रहे हो कंट्रोल मौजूद थे, और एक है हमने थ्रू आउट कंट्रोल सही से लगाए रखे, तो हमारे कंट्रोल एफिशिएंटली अप्लाई कर रहे थे, हमारे कंट्रोल सही से इंप्लीमेंट हुए हुए थे, ये टाइप 2 है। और टाइप 1 है जस्ट मौजूदगी ऑफ कंट्रोल्स। ये लेवल 2 की गेम थी। लेवल 3 की गेम, सर्विस एंटिटी हमें सर्विस देते हुए कभी कभी आउटसोर्सिंग ले लेती है। बात समझ आई? हाँ, जब वो हमें सर्विस एंटिटी सर्विस देते हुए आउटसोर्सिंग लेती है, तो जिससे आउटसोर्सिंग लेती है वो कहलाती है सब सर्विस एंटिटी। और अब जब सर्विस एंटिटी हमें कंट्रोल्स की स्टेटमेंट देती है, तो सब सर्विस एंटिटी के लोग सर्विस एंटिटी को कंट्रोल्स की स्टेटमेंट देते हैं। अब सर्विस एंटिटी अपने कंट्रोल्स की डिस्क्रिप्शन में अगर सब सर्विस एंटिटी को इंक्लूड करके हमें बताए, तो ये कहलाता है इंक्लूसिव मेथड। और जब सर्विस एंटिटी सब सर्विस एंटिटी को साइड पे करके एक्सक्लूड करके उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी चीज़ों को एक्सक्लूड करके बताए, तो ये कहलाता है कार्व आउट मेथड। और ये सीधा सीधा पेपर में सवाल था, और बहुत मुश्किल हो तो कोई मसला ही नहीं है, डेफिनेशंस नहीं है, डेफिनेशंस में से पूछा था उन्होंने 6 नंबर की सीधी सीधी डेफिनेशन, ओपन बुक एग्जाम, और गंदा तरीन आंसर, और एग्जामिनर का रोना देखने वाला था कि मतलब ओपन बुक के बाद क्या कर रहे हो। बात समझ आई? इससे ज़्यादा कहानियाँ भी अगेन मतलब हो सकती हैं जब आप इन स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, गहराई में उतरेंगे। ये 2 स्टैंडर्ड्स की अभी तक वो ज़्यादा गहराई में नहीं उतरे, ये दोनों थोड़े से नॉर्मल से हटके हैं, ये टिपिकल से हटके इनका क्राइटेरिया है, तो इन दोनों के अंदर वो ज़्यादा डिटेल से नहीं वो हुए। आपको क्या पता होना चाहिए? 3402 और 402 का फ़र्क पता होना चाहिए। ISA 402 में यूज़र ऑडिटर यूज़र एंटिटी को ऑडिट करते हुए ये सारी चीज़ें डिमांड कर रहा है। 3402 में हम यूज़र ऑडिटर की डिमांड पे एक रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, सर्विस का ऑडिटर। अगेन या तो वो आपको अल्फाज से बताएंगे, नहीं तो वो ज़्यादा अल्फाज से बताएंगे, या तो आपको कह देंगे टाइप 1 टाइप 2। अब आप कहेंगे इतना कौन बताता है, उन्होंने तो टाइप 1 टाइप 2 की डेफिनेशन पूछ ली। ऐसा नहीं है, ICAP इतना बुरा नहीं है जितना आपके जहन में बना हुआ है। तो जब वो टाइप 1 टाइप 2 की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो वो आगे उसमें भी बता सकता है। फर्स्ट करें वो ये ना बताए तो हो सकता है वो कहे कि जी वहाँ से एक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें वो बताएं कि उनके ईयर एंड पे हमारे ऊपर कंट्रोल्स कैसे थे। और अगर वो कहें कि जी उनसे ये स्टेटमेंट चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल्स प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट, कुछ भी ऐसा लफ्ज़ जो कि बताए कि हाँ, तो वो टाइप 2 की तरफ चल जाएगी। लेकिन अगेन सवाल जवाब तो हमने बाद वाले सेशन में करने हैं। मैप समझ आया? क्या मैं सवाल पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? ISRS कितने हैं? 2। ISRE कितने हैं? 2। ISAE कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हो गए? 9। ISQC 1 डाल दें, टोटल 10 है। ISQC 1 सीधा है, उन 2 और बाकी 7 को अलग कर सकते हैं। और फिर रिव्यू का हमें सब्जेक्ट मैटर पता लग गया। देखिए इन सब में कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा डरना है, प्रोस्पेक्टिव हो तो इधर आना है। तो अगर सिलेक्टेड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हिस्टोरिक डाटा है, तो फिर हम जाएंगे रिव्यू की तरफ। और अगर इन 4 में से कोई होगा तो इन 4 में से रेलेवेंट जगह आएंगे। और अगर वो कहेंगे इस चीज़ पे तसल्ली देनी है और वो इन 4 में भी नहीं समझ आ रही और उसका अकाउंट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर 3000 के मुताबिक उसका एक जनरल जवाब होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों की ब्रेक के अंदर ज़्यादा हाई लूँ, उन्होंने हमें बताया कि इस ब्रेक में आज जो है वो शायद हमें बिस्किट्स या अदर देन समोसा कुछ और मिलेगा। वो दूसरे कैंपस से जो है वो शिकायतें इतनी आई थी, तो इन्होंने फिर समोसे जो है ना वो उसको